स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का भूगोल देखेंगे, संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर। चलिए आज से सोशल साइंस भी हम ही पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। देखते हैं समझ में कैसा आता है, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैथ और साइंस तो पढ़ा ही रहे, मैथ और साइंस चलेगा ही। आप लोग का कमेंट आ रहा था सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस का एक टीचर रखे थे पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उनके साथ भी वीडियो नहीं दे पा रहे हैं और एग्ज़ाम भी करीब है, नवंबर में ही टर्म 1 का एग्ज़ाम है। तो चलिए अब हम ही उतर गए हैं सोशल साइंस में भी। तो एकदम पूरा बढ़िया से नोट्स दिख रहा है, नोट्स एकदम बढ़िया सा है, देख लीजिए पूरा नोट्स तैयार है। नोट्स आपको पूरा समझा देंगे और नोट्स आपको एप्लीकेशन में अपलोड भी कर देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले संसाधन समझते हैं कि ये संसाधन होता क्या है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है। तो अगरचे पूछ दे कि संसाधन क्या है, तो संसाधन को समझिए जो भी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ का उपयोग करते हैं, जो हमें पर्यावरण से मिला है, कोई भी चीज़ पर्यावरण से जितना भी चीज़ मिला है वो सारे चीज़ यानी प्रत्येक वस्तु, मतलब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, मतलब जो भी वस्तु हम यूज करते हैं, जो हमारा काम आता है, आवश्यकताओं जो हमारे पूरा करता है, वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाते हैं। जैसे ये पेन लिख रहे हैं जो संसाधन है, मोबाइल संसाधन है, या जिस बेंच पे हम बैठे हैं संसाधन है, ऊपर एस्बेस्टस दिख रहा है संसाधन है। इंसान खुद भी एक संसाधन है, मानव संसाधन है ना। तो प्रकृति द्वारा जो भी उपलब्ध हुआ है हमको, जो भी वस्तु, भले ही हम उस वस्तु को मॉडिफाई कर दें, है ना। जैसे पेन, ये तो प्रकृति द्वारा नहीं मिला, लेकिन पेन जिस चीज़ से बना है वो तो प्रकृति द्वारा ही नहीं मिला है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रकृति में जो भी हमें वस्तु मिला है जिसका हम उपयोग करते हैं वो सारा संसाधन है, ठीक है। नोट्स आपको दे देंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा झारे डिकेयर एप्लीकेशन में, ठीक है। बहुत बढ़िया नोट्स है, पूरा इतिहास, अगर किताब पढ़िएगा तो नींद लगने लगता है ये सब SST सब में। और भूगोल में तो खैर वैसा नहीं लगता है, भूगोल थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन अगर किताब पढ़िएगा तो बहुत डिटेल, एकदम बहुत लंबा चैप्टर है और उतना समझ में आता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, मेन पॉइंट को, माने पूरा जो भी NCERT में है एक भी चीज़ को छोड़े नहीं, लेकिन वहाँ जो बकवास किया हुआ उसको खाली छोड़े, मेन पॉइंट को यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे संसाधन क्या है समझ गए। अब संसाधन का वर्गीकरण देखो, तो उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो 2 तरह का संसाधन है, एक जैव और एक अजैव। जैव मतलब जिंदा, जिसमें जीवन हो, वैसे संसाधन को जैव संसाधन। अजैव संसाधन जो निर्जीव है, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, बेंच टेबल कुर्सी। उसके बाद समाप्यता के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 तरह का है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। समाप्यता कहने का मतलब है कि समाप्त होगा या नहीं होगा, उसके आधार पे अगर देखेंगे किसको, संसाधन को, तो 2 तरह का होता है। एक होता है नवीकरण योग, यानी नवीकरण संसाधन कह सकते हैं, और एक होता है अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन कहते हैं जिसको कि खत्म जो नहीं होगा, जिसको नया कर सकते हैं, इसलिए नवीकरण संसाधन। जैसे हवा खत्म नहीं होगा, ये हवा मिलते रहेगा। पानी, ये सब खत्म नहीं होने वाला चीज़ है, ठीक है, लेकिन आजकल पानियों खत्म हो रहा है, खत्म नहीं, प्रदूषित हो जा रहा है, ठीक है। भले प्रदूषण खराब हो सकता है, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हवा, पानी, मिट्टी, ये सब नवीकरणीय संसाधन है जो नहीं खत्म हो सकता है, जो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो एक बार खत्म हो गया तो वापस दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा है। तो एक बार ख़त्म हो जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद बनेगा, तब तक दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें कौन कौन आएगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल डीजल जो भी है, मोबिल सब पेट्रोलियम में आता है, ठीक है। तो ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार ख़त्म तो फिर ख़त्म, तेल ख़त्म, खेल ख़त्म, है ना। इसीलिए सोच समझ के अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए,
ठीक है, ताकि आने वाला पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। आगे देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अगर संसाधन को बांटे तो एक होता है व्यक्तिगत स्वामित्व, माने कौन इसका मालिक है उसके आधार पे। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, जो हम मेरा, जैसे ये पेन, ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। जिस मोबाइल में हम वीडियो बना रहे हैं मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, अपना है। ये माइक जो टंगा में है अपना ही है ना, व्यक्तिगत संसाधन, समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत संसाधन है। और एक सामुदायिक संसाधन होता है। सामुदायिक मैंने पूरा समुदाय का जो है, जैसे ट्रेन समुदाय का है पूरा, किसी का बाप का नहीं, एक जन का, पूरा समुदाय। जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है, ठीक है, जो पूरा समुदाय का है। और एक होता है राष्ट्र और एक अंतर्राष्ट्र। राष्ट्र बोलते हैं जो कि जैसे देश अपना भारत, जैसे रेलवे हो गया, ये सब भारतीय रेल, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन मान जिस पूरे राष्ट्र का जिसमें है स्वामित्व है, मतलब मालिक, जो जिसका मालिक राष्ट्र है, सरकार है, तो राष्ट्रीय संसाधन हुआ। इंडियन रेल हो गया, या और क्या होता है, इंडियन एयरलाइन, ये सब जो भारतीय है, भारतीय रेल, भारतीय एयरलाइन, ये सारे चीज। और अंतर्राष्ट्रीय होता है जो पूरी दुनिया, उसको मतलब पूरी दुनिया का है। अंतर्राष्ट्रीय माने और ओवर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड के लिए जो संसाधन है, मतलब सब उसका मालिक है, कोई भी यूज कर सकता है पूरा वर्ल्ड में, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों का डिटेल समझेंगे, ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर, माने विकास का स्तर कैसा है उसके आधार पर अगर संसाधन को बांटे तो वो संभावित संसाधन, संभावी विकसित भंडार और संचित कोष, 3 तरह का इसको बांट सकते हैं। और संचित कोष, तो सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। ऐसा नहीं कि खाली जितना सब बता दिए उतने में काम चलिए, नहीं, एक एक करके जितना भी संसाधन का प्रकार देखें वो सारे को डिटेल से समझते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में 2 तरह का संसाधन हुआ, एक जैव और एक अजैव, ठीक है। तो जैव संसाधन क्या है उसको देखिए, ऐसे संसाधन जो हमें वायुमंडल से प्राप्त हुआ है, जीवमंडल से, वायुमंडल बोलते हैं, जीवमंडल से मतलब कहिए तो प्रकृति से जो प्राप्त हुआ है, एवं जिनमें जीवन है, जीवन मतलब जो जिसमें जान है, वैसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैव मतलब जिंदा, जीव, है ना। तो ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त हुआ है, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, एवं उनमें जीवन है ना, जिंदा है वो, तो उसको जैव संसाधन कहते हैं। जैसे इंसान, मनुष्य और प्राणी जात में बहुत सभी प्राणी आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी संसाधन के रूप में जिसका भी उपयोग करते हैं, घोड़ा, गधा, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो अजैव से संसाधन समझ लेते हैं। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने, जिसमें जान नहीं है, तो वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, धातु, ये सब, ठीक है। उसके बाद समाप्यता के आधार पर देखे थे वर्गीकरण, उसमें था नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरण माने नया प्राप्त कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, माने एक बार फिर से उसको लाया जा सकता, बनाया जा सकता है, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे वायु, जल, ये सब, ठीक। आगे था अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिन्हें एक बार में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। माने एक बार पेट्रोल खत्म, फिर वापस पेट्रोल बना नहीं सकते हैं। एक बार कोयला खत्म, कोयला दोबारा बना नहीं सकते, क्योंकि इसको विकसित होने में, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा है। ये मालूम हुआ आपको, ठीक है। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। भूविज्ञान मतलब जमीनी साइंस के ये से हुआ है बहुत लंबे समय में, ठीक है। बहुत जोरों से पानी भी आ रहा है, आवाज़ पता नहीं कैसा आ रहा होगा। ये वाला माइक यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा होगा बाहर का आवाज़ को। देखते हैं तो माइक चेंज कर लेंगे। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, खनिज जैसे हो गया, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। एक सेकंड माइक चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो अब देखते हैं क्या स्वामित्व के आधार पर, यानी कौन उसका मालिक है उसके आधार पर। सही कहना। तो आज लाइट भी नहीं है, इसीलिए लाइट तो जलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन लाइट इन्वर्टर से ज़्यादा लाइट नहीं जलता है, ज़्यादा कनेक्शन नहीं है।
एक दो को लाइट से बोर्ड में वीडियो नहीं बनता है, ठीक है, तो लाइट नहीं है, इसीलिए आज ज़्यादातर वीडियो मोबाइल में ही बनाकर अपलोड कर रहे हैं। बोर्ड वाला मैथ साइंस आज नहीं दे पाएंगे। तो स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन, व्यक्तिगत का बोले हम पर्सनल है ना, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, माने खुद के पास, ठीक है। जैसे किसान की ज़मीन, तो ज़मीन जो किस किसान का है वो उसका मालिक है। घर आदि, जैसे छोटा सी बात करें तो पेन, ये माइक, ये सब है ना, जो अपना मेरा हम उसका मालिक है, ठीक है, माने व्यक्तिगत संसाधन। अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन कहेंगे जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। जैसे सामुदायिक भवन जैसे रहता है तो सबका उपयोग होता है वो, है ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको, तो वे सभी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद होना चाहिए। राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र जो अपना, जैसे भारत के भीतर, भारत के भौगोलिक सीमा जो है, बॉर्डर, उसके अंदर जो है भारत देश में जो है, तो ये भारतीय संसाधन हुआ, ठीक है, हाँ, उसके राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। भारत का है तो भारतीय। अंतर्राष्ट्रीय जो तट रेखा के 200 मील दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो तट रेखा के, समुद्री तट जो है, उस तटीय रेखा के 20 मील दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर 20 मील, जैसे भारत का तट क्षेत्र है भारत का, उससे 200 मील दूर तक भारत का वो है, जो भी महासागर है वो 200 मील तक भारत का हुआ, भारत के किनारे है। लेकिन 200 मील के बाद का जो महासागर का जितना एरिया है वो किसी देश का नहीं, वो उसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी संगठन है, पूरा देश 5, 10, 15 देश, 20 देश मिल के जो संगठन बना, वैसे संगठन के कब्जे में है, उनके वैसे संगठन के स्वामित्व में है, तो वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, तो एक संभावी संसाधन, तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाता है। मतलब संसाधन है लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है, फ्यूचर में उपयोग हो सकता है, तो उसको संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे यूरेनियम सब है ना, खैर यूरेनियम का भी अब उपयोग होने लगा है। यूरेनियम को संभावित संसाधन माना जाता था। आगे विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन जो उपयोग हो रहा है, ठीक है, और उसका गुणवत्ता कैसा, वो सारी चीज़ों की जानकारी मिल चुकी है, निर्धारित हो चुकी है, उसको विकसित संसाधन। और एक होता है भंडारित संसाधन, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहते हैं। मतलब अब टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण, कमी के कारण इंसानी पहुंच से वो बाहर है, वैसे संसाधनों को भंडारित, माने है वो संसाधन लेकिन इंसानी पहुंच से वो बाहर है, मतलब उसका क्या उपयोग है, कैसे करना है, कैसे निकालना है, वो इंसान अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, तो उसको भंडारित संसाधन कहेंगे, ठीक। एक होता है संचित संसाधन, ये क्या है, तो वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जाता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के प्रयोग में लाया जाता है, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो ऐसा यूज है, जनरल यूज, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये रहा। उसके बाद संसाधनों का विकास पढ़ते हैं। संसाधन का सभी प्रकार समझिए। संसाधनों का विकास, देख संसाधनों का विकास में पहला पॉइंट, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई। तो ये जो संसाधन है वो तो प्रकृति का देन है, ये सोच करके अंधाधुंध उपयोग है, मतलब ये तो किसी का बाप का नहीं ना, कहते ना वैसा, किसी का बाप का नहीं है, ये प्रकृति द्वारा मिला है, अंदाजे उपयोग कर
जैसे कोयला किसी का बाप का नहीं है, ज़मीन से निकला है ना। पेट्रोल किसी का बाप नहीं, अपना बाप का पैसा जा रहा है, खूब जला रहा है पेट्रोल, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे समस्याएं पैदा हो गई है, क्योंकि कोयला पेट्रोल सब ये ऐसा चीज़ है जो ख़त्म तो वापस दोबारा नहीं बनेगा, है ना। इसलिए उनको बचा के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा बाप का पैसा जा रहा है करके उड़ा रहा है, पैसा तो आ जाएगा बाबू, पैसा उड़ रहा है वो पैसा कमा जाओगे, लेकिन पेट्रोल उड़ रहा है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से यूज करनी चाहिए कोई भी चीज़ का। कुछ व्यक्तियों को के लालचवश संसाधनों का ह्रास, कुछ व्यक्ति लालच के कारण संसाधनों को ख़त्म कर दे रहे हैं, जैसे पेड़ पौधों को पूरा काट दे रहे हैं, जीव जंतु को नष्ट कर दे रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। और अभी ऐसा हो गया है, खास करके भारत में तो और ऐसा हो गया है, मतलब संसाधन समाज के दो लोगों में ही बंट गया है। जितना संसाधन है दो लोगों में बंट गया है, दो हाथ में आ गए हैं। दो हाथ बोलते एक ही हाथ में आ गए हैं, ठीक है। संसाधन क्या है, समाज के कुछ ही लोगों माने कुछ चंद लोग हैं जिनके हाथ में आ गए हैं सब संसाधन, और बाकी के पास कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, जिससे समाज दो हिस्सा में बंट गया है। एक हो गया संसाधन संपन्न, यानी एक के पास सब संसाधन है, गाड़ी घोड़ा सब है, घोड़ा खाने को वो घोड़ा नहीं, मतलब पूरा एकदम लग्जरियस जीवन है, बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा घर है, बड़ा कार है, बड़ा इसका ऑफिस है, फलना है, सब कुछ है, बहुत मतलब जो सोच रहा है वो उसके पास हाजिर हो जा रहा है। और एक समाज का एक तबका है जो संसाधनहीन है, जिसके पास खाने को भी सही से नहीं मिल रहा है। तो दो भाग में बंट गया है इंसान, एक अमीर और गरीब, संसाधनों का सही से वितरण ना होने का, है ना। एक है जिसके पास संसाधन की भरमार, सभी संसाधन कुछ चंद लोगों के पास ही चला गया है, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या है जिससे दिक्कत हो रहा है संसाधन का। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापमान। तो इसका अंधाधुंध जो शोषण हो रहा है संसाधन का, अंदाजी उपयोग जो हो रहा है, उससे बड़ा ही वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे भूमंडलीय तापन यानी गर्मी बढ़ रही है, ओजोन परत अवक्षय, ओजोन परत छेद हो जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है संसाधनों का अनियंत्रित यूज से, मन अंदाजे यूज करने से। पेड़ पौधा जीव जंतु को ख़त्म कर दिया जा रहा है, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सारा चीज़ होगा, गर्मी बढ़ेगा, ओजोन परत छेद होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, मिट्टी बहेगा, है ना। ये सारा समस्याएं का मेन जड़ है पेड़ पौधों की कटाई। और आजकल सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई चीज़ का दोहन हो रहा है तो वो है पेड़ पौधा। घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, हर कुछ के लिए पेड़ पौधा काटा जा रहा है, और उसके स्थान पर बिल्कुल ही पेड़ पौधा नहीं लगाया जा रहा है, जिसका खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा पर्यावरण के लिए एक बहुत ही बड़ा क्षति होगा। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए पेड़ पौधों को बचाने का। ऐसा नहीं कि खाली किताब में पढ़े एग्ज़ाम पास करने के लिए। हम बार बार बोलते हैं जब भी पर्यावरण का जिक्र होता है तो पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, खाली पढ़ करके और सुन करके कान से निकाल ना दें, है ना। क्योंकि आप ही लोग से नया भारत का निर्माण होगा, आप लोग का सोच सही होगा तो आने वाले दिन में पर्यावरण भी सही होगा। अदरवाइज कौन करेगा। अब जो शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, जो ख़त्म कर रहे हैं पर्यावरण को, तो ख़त्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन नया जनरेशन ही उन्हें रोकेगा, उन्हें बचाएगा। इसलिए आपको आगे आना है तो आपको खुद पहले अपने आप में सुधार लाना है और पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव रखना है। पर्यावरण को बचाने का प्रयास जितना ज़्यादा हो सके करना है। छोटा छोटा कदम ही बड़ा फ़र्क पैदा करेगा। इसलिए ये ना सोचें कि अकेले हम कितना क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आसपास एक दो पौधा तो लगा सकते हैं। सब एक ही सोचिए लगाएंगे तो अगर सब एक लगा दिए तो कितना पौधा पेड़ बन गया, है ना। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ये नहीं सोचना है कि अकेले हैं हम क्या करें। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति अगर चाहिए, इंसानी जीवन
कि गुणवत्ता अच्छा हो और पूरा विश्व में शांति हो, तो समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यानी संसाधन जो एक ही तबका को मिल गया है, बाकी गरीबी भूखमरी में मर रहे हैं, तो ये दूर होने चाहिए और संसाधन का उपयोग करने का मौका गरीबों को भी मिलना चाहिए, ताकि जो है देश में जो शांति है वो ख़त्म हो सके और देश में शांति आ सके और पूरा समाज अच्छा से रह सके। ठीक है, वैश्विक शांति मिल सके, क्योंकि मेन लड़ाई है पेट का। काम धंधा नहीं रहता है, जिसके पास कुछ संसाधन नहीं, वो क्या करेगा? रोड में उतर के लूट मार कर रहा है, गाड़ी झगड़ा कर रहा है, जातिवाद कर रहा है। जिसके पास सही संसाधन आ जाए, यानी सही काम आ जाए, सही चीज़ आ जाए, सब कुछ अगर हो जाए, तो वो कौन लड़ने निकलेगा? उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि लड़ने जाए। हमको कहे कोई रोड में निकल के और उल्टा पल्टा हरकत करते रहो तो नहीं ना होगा। सतत पोषणीय विकास, तो सतत पोषणीय विकास बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू। ये सतत पोषणीय विकास एकदम ध्यान से देखिए, समझिए इसको। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो अभी तक जो बातें बताएं उसी से रिलेटेड ये है, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो संसाधन को ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए ताकि संसाधन जो है सिर्फ अभी वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, मतलब सिर्फ हम लोग यूज कर ले, ये बड़ी बात नहीं, हमारे बाद जो आने वाले पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बची रहे, वो भी संसाधन को अच्छे से उपयोग कर पाए, तो उसके लिए भी संसाधन को सही सलामत छोड़ जाना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आए बात समझ में? तो कब ऐसा होगा? जब हम संसाधनों का सही उपयोग करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करेंगे, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे बाद जो आएंगे, हमारे नाती पोते सब, वो लोग भी संसाधन का उपयोग सही से कर पावे। ठीक, तो उसी को क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21, ये क्या है इसको समझते हैं। एजेंडा 21 तो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। ठीक है, एजेंडा 21 कब पारित हुआ ये यहाँ पे समझ लीजिए, कहाँ पारित हुआ, उसके बाद क्या है उसको भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन इतना सा समझिए पहले, 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, शहर का नाम रियो डी जेनेरो ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 एक एजेंडा पास किया, उसका नाम रखा एजेंडा 21। इसका उद्देश्य समझते हैं, क्या है ये एजेंडा 21 का उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। तो ये जो एजेंडा पास किया गया था, इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण में जो भी क्षति हो रहा है उसको कम किया जाए, उसे बचाया जाए, गरीबी को दूर किया जाए और बीमारियों से निपटान किया जाए, बीमारियों को दूर किया जाए, रोगों को दूर किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारा ऐसे एजेंडा पास होते हैं, बहुत सारे ऐसे नियम कानून आते हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों में ही रह जाता है, धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। पर्यावरण बचाने का ही बहुत सारा नियम कानून। ऐसे एक गरीब आदमी अगर एक पेड़ भी काट दे बिना परमिशन का तो उसको जेल हो जाएगा, और वही लाखों पेड़ काट रहा है एक रोड बनाने के लिए कोई, और कोई महल बनाने के लिए, उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन एक गरीब आदमी अगर एक पेड़ काट दे तो ऐसा नियम है पेड़ के ऊपर भी कि उसको जेल हो जाएगा। तो यही चीज़ को दूर करना है। कानून बनता है लेकिन सिर्फ लागू होता है गरीबों मजबूरों पर, बड़े लोगों पर वो लागू होता ही नहीं। बड़े लोग मर्डर भी कर दे तो उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ों को दूर करना है। सिर्फ एजेंडा बनाने से नहीं होगा, आप आगे आइए, पढ़िए लिखिए और ये सारी चीज़ों को दूर करिए। ठीक है,
संसाधन नियोजन, इसको समझते ये है क्या? तो ऐसे उपाय ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग निश्चित किया जा सके, उचित उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब कुछ ऐसा तकनीक अपनाया जाए जिससे कि संसाधनों का उचित उपयोग, मतलब जरूरत से ज़्यादा उपयोग ना हो, है ना, तो उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा कोई तकनीक है तो उस तकनीक को संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो भारत में संसाधन नियोजन क्या क्या है उसको समझते हैं। तो संसाधनों के मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। क्या योजना बनाने समय क्या क्या करना चाहिए? भारत में संसाधन नियोजन, तो इस संसाधन को सही से उपयोग करने के लिए कोई नियोजन, कोई योजना बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी रखना, बातों को ध्यान रखना है। तो टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान रखना है। दूसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो प्रथम पंचवर्ष योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का प्रमुख लक्ष्य रहा। पंचवर्ष योजना जो था उसका भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। क्या क्या बिंदु है भारत में जो संसाधन नियोजन का नियम लाया गया था, उसका क्या क्या बिंदु है उसको देखिए। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, मतलब क्या क्या संसाधन है उसका लिस्ट बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो भारत में और संसाधन नियोजन एवं विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना था। संसाधन संरक्षण समझते हैं। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। तो वही बात है, संसाधन का संरक्षण माने उसको सुरक्षित रखा जाए। तो संसाधन को ऐसा प्रबंधन करे, ऐसा प्रबंधन माने उसको सुरक्षित करने का प्रयास करे ताकि आने वाला पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। ठीक है, तो उचित प्रबंधन संसाधनों का ताकि जल, भूमि, वनस्पति एवं मृदा, ये तो एकदम जरूरी है। बिना जल का कौन जिंदा रहेगा? बिना भूमि सही नहीं रहेगा, मिट्टी सही नहीं रहेगा, वनस्पति नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा, कौन जिंदा रहेगा? तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे चीज़ों का इस प्रकार उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए, यानी आने वाला पूरी जो जितना भी दुनिया रहे, आने वाले सभी पीढ़ियों का ख्याल रख करके इस सबको उपयोग किया जाए, तो यही संसाधनों का संरक्षण होगा। ठीक है, भू संसाधन अब समझते हैं। भूमि संसाधन, तो भू संसाधन, भू माने भूमि, तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन। ठीक, भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन, जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। तो जो भी क्रिया हो रहा है, जो भी प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रिया है, परिवहन है, संचार है, कुछ भी काम हो रहा है तो भूमि में ना हो रहा है। हवा में तो उड़ के नहीं कर रहे हैं कुछ, तो सब काम हुआ तो भूमि में हो रहा है। तो फिर जमीन में ना सब काम हो रहा है। पेड़ उग रहा है जमीन में, जंतु रह, हम बैठे रहे जमीन में, भले जमीन के ऊपर में टेबल रख दिए तो टेबल पे थोड़ी, जमीन में नहीं रहता तो टेबल कहाँ से रखते? तो जमीन में सब कुछ हो रहा है, तो जमीन तो है भाई, मेन संसाधन हो गया है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। लेकिन ये जो भूमि है वो क्या कह रहा है? सीमित संसाधन है। ये नहीं सोचना है कि भूमि तो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म नहीं होगा जरूर, लेकिन ये भूमि बिना काम का हो जाएगा। तो इसीलिए इसका भी उपयोग सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। क्योंकि भूमि का मिट्टी है ये सब, और पेड़ पौधा है तो मिट्टी सही नहीं रहा, मिट्टी खत्म हो गया, अगर पेड़ पौधा खत्म हो गया तो भूमि में खाली रह सकते हैं, लेकिन रह के भी क्या कीजिएगा? ना सांस ले सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, पानी मिलेगा ना हवा मिलेगा। भारत में भूमि संसाधन देखते हैं क्या है। भारत में कितना भूमि संसाधन? तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। तो भारत में 43% जो भूमि क्षेत्र है उसमें मैदानी क्षेत्र है।
जहाँ पे कृषि और उद्योग माने फैक्ट्री सब लगाने के लिए सुविधाजनक है, बढ़िया है। लगभग 30% भू क्षेत्र जो है यानी 30% भूमि भारत का क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, माने पहाड़ सब है, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। तो पहाड़ क्या करता है, 12मासी यानी 12 साल बहने वाले नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। ठीक है। पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पर्यटन माने घूमने फिरने के लिए अच्छा जगह ये करता है। ठीक है। और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। पहाड़ भी है ना। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचयन कोश है, जैसे झारखंड में। ठीक है। अच्छा, भू उपयोग देखते हैं। भूमि का उपयोग भौगोलिक प्रक्रियाएं जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भू उपयोग को निर्धारण करने वाले तत्व क्या क्या है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाला तत्व, तो भूमि का उपयोग का निर्धारित कौन करता है? डायरेक्ट देखिए, भूमि उपयोग कहीं पर है। ठीक है। भूमि उपयोग निर्धारण, जैसे वन भूमि उपयोग है इसके लिए। पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, पेड़ों से पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र जो पेड़ों से फैला हुआ है, वृक्षों से फैला, उसको वन कहते। कहाँ है? भूमि में। तो भूमि का यूज हुआ ना। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनाएं में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि किसको? तो जो बंजर भूमि है, कृषि अयोग्य भूमि यानी जिसमें खेती नहीं होता है, और गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, यानी खेती उसमें नहीं होता है, खेती के अलावा कोई दूसरा काम होता है, जैसे इमारत बना हुआ, सड़क बनल है, उद्योग बनल है, तो वैसे भूमि को कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कहेंगे। परती भूमि भी है, परती भूमि है ना। परती भूमि क्या है? तो वर्तमान परती, जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती ना की हो, एक वर्ष या उससे कम समय खेती ना की गई हो, एक वर्ष या उससे कम समय तक खेती ना की गई, तो परती बोलते हैं खेती जहाँ नहीं होता। ठीक है। झारखंड में जो होंगे तो परती भूमि से तो वाकिफ होंगे, झारखंडीय भाषा है, हिंदी में परती होता है, हम लोग सोचते थे देहाती है परती। तो परती माने घास गरु करा चराते हैं वहाँ पे, है ना, जहाँ पे खेती वेती नहीं करते हैं, परती उसको बोलते हैं, परती भूमि। और अन्य परती जहाँ 1 से 5 वर्ष खेती ना की, तो लगभग 1 साल तक खेती ना की जाओ तो भी परती भूमि कहेंगे। और परती भूमि क्या? तो 1 से 5 साल तक नहीं किए तो वो अन्य परती माने एकदम में परती, है ना। जैसे हम लोग ये जो परती है, 1 साल खेती नहीं हो तो उसको डांगड़ कहते हैं, साल में 1 बार खेती होता है। और अन्य परती माने एकदम में परती है, वो गरु चराने के लिए। अन्य कृषि योग्य भूमि, तो अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या अधिक से खाली, तो 5 वर्ष या अधिक से खाली है, कृषि नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें पेड़ पौधा लगाया गया है। ठीक है। और वृक्षी फसल लगाया गया है, जो वृक्ष वाला फसल है, तो उसको बोलते हैं अन्य कृषि। जैसे आम हो गया या अमरूद हो गया, इसका बगीचा लगाया हुआ है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार में अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो ये छोटा छोटा डिफिनेशन टाइप को याद रखिएगा। भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। तो भू उपयोग निर्धारण तत्व क्या, किन किन बातों पर निर्धारित होता है भूमि का उपयोग? तो भूमि का आकृति कैसा है, मृदा उसका कैसा, और जलवायु कैसा है, मानव कारक, जनसंख्या घनत्व हो गया है, जनसंख्या में कैसा घनत्व है, कितना ज़्यादा जनसंख्या है, प्रौद्योगिक क्षमता क्या है वहाँ का, संस्कृति वहाँ का क्या है, परंपरा क्या है, तो उसके आधार पर जमीन का उपयोग करते हैं। है बस। भू निम्नीकरण के कारण, तो भू निम्नीकरण समझते हैं हम,
मतलब ज़मीन का जो मिट्टी ख़त्म हो जा रहा है, बह जा रहा है, उसको भू निम्नीकरण कहते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो खनन, जैसे झारखंड में खनन बड़ा खतरनाक हो रहा है, कोयला निकाल करके पूरा खंडहर बन जा रहा है पूरा नीचे, और क्या हो रहा है, वहाँ का मिट्टी ख़त्म हो जा रहा है, मिट्टी अपरदन हो रहा है, ठीक है, ना खेती के योग्य ना कुछ और करने योग्य, खंडहर बन जा रहा है। तो खनन माने ज़मीन खोद करके जो कोयला सब बक्साइट सब निकालते हैं, तो उस जगह फिर अयोग्य हो जाता है, मिट्टी खत्म। अतिचारण से बहुत ज़्यादा चराई अगर हो तो भी मृदा अपरदन होता है, लेकिन आजकल कहाँ बैल बकरी रहता है, किसका चराई हो गया। अति सिंचाई से बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रहा है तो भी। औद्योगिक प्रदूषण जो है उससे तो होगा ही। वनोन्मूलन तो कारण है ही, जंगली की कटाई सबसे बड़ी कारण है। जंगली की कटाई से मिट्टी का ढीला हो जा रहा है, पानी आ रहा है, बह जा रहा है सब। भूमि संरक्षण का उपाय, अब देखते हैं भूमि को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो सबसे बड़ा उपाय है वनोरोपण, वनरोपण माने पेड़ पौधे लगा के। उसके बाद पशुचारण को नियंत्रण करके, रक्षक मेखला बनाकर, खनन नियंत्रण करके, खनन कोयला, औद्योगिक जल का परिष्करण करके, ठीक है, मैंने फैक्ट्री सबसे निकलने वाला कचरा सबको शुद्ध करके। मृदा संसाधन समझते हैं। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। अभी तक भूमि पढ़े, मृदा में आ गए। मृदा एक ये भी क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन। मिट्टी में ही खेती होती है क्योंकि, और मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है ना, माने वहाँ कई जीव मिट्टी में रहते भी हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मतलब मिट्टी भी कहा जाए तो अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं इसको। 1 सेंटीमीटर मृदा, इतना सा 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाता है। बस नहीं है? और यूं ही क्या कर रहे हैं, मिट्टी को पेड़ पौधा काट रहे हैं, मिट्टी सब नदी में बह के चला जा रहा है। तो इस सब चीज़ों का कीमत को समझिए। प्रकृति ने हमें फ्री में दे दिया है, तो ये नहीं सोचिए फ्री में मिलल है उसका कोई वैल्यू नहीं है। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। शैलों माने पत्थरों के टूटने से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन, है ना। तो मिट्टी का निर्माण में प्राकृतिक जो कारक है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे तापमान भी डिपेंड करता है मिट्टी बनाने में, मतलब पत्थर को तोड़ने में। पत्थर बहुत ज़्यादा तापमान है तो पत्थर थोड़ा फैल जाता है, पिघलने जैसा हो गया, मतलब फैल जाता है। तापमान कम होता है तो सिकुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह से होते होते पत्थर में दरार आ जाता है। दरार आए तो धीरे धीरे फट जाता है, फिर पानी उसमें जम जाता है, फिर पानी का बहाव के कारण भी पत्थर टूटता है। पवन हवा जो चलता है उसके कारण भी इधर उधर पत्थर टकरा गई। अब सोचिए ना, ये सब आप देखें कभी कि तापमान में पत्थर फैल रहा है, गर्मी में, ठंडा में सिकुड़ रहा है, या दरार तुरंत देखिए आज या कल दरार पड़ गया, या 1 महीने बाद दरार पड़ गया, या पानी का बहाव उसको बहा के ख़त्म कर दिया, कोई पत्थर पानी बहा गया। तो ये बहुत धीमा प्रोसेस है। पूरा अपना जीवन काल में आप जब से पैदा हुए तब से कोई पत्थर या पहाड़ को देखिए, और मरने के अंतिम समय में बुढ़ापे में भी देखिएगा तो उतना ही बड़ा रहेगा, फर्क नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो मिट्टी बन जाएगा, बहुत धीमा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसीलिए मिट्टी को भी बचाने का प्रयास किया जाए। तो खैर मिट्टी को बचाना तो एक इंसान का काम नहीं है, लेकिन हाँ पेड़ पौधा लगा करके कुछ हद तक बचा सकते। अपना मिट्टी को तो कम से कम बचा, अपना खेती को बचाइए, ठीक है। नदी किनारे है तो पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगा दीजिए ताकि नदी इसको बहा के ना ले जाए। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है ना। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसका भी योगदान है मिट्टी को बनने में। आगे बढ़ते हैं, देखते कितना है, खत्म कर देगा। मृदा के प्रकार अब समझते हैं। एक होता लाल या पीला मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा और मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा, ठीक है। तो ये मृदा का प्रकार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा।
तो पूरी भारत की बात करें तो ये लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का में लगभग 45% भाग में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, एक ये बिंदु याद रखिएगा। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इस मिट्टी में क्या पोटास पाया जाता है ज़्यादा, है ना। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित ये मिट्टी जो है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदी तंत्र द्वारा विकसित मिट्टी है। रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। तो इसमें रेत होता है, सिल्ट होता है, मृत्तिका होती है, सभी निश्चित अनुपातों में, विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ यानी बांगर एवं नई जलोढ़ खादर। तो आयु के आधार पर अगर देखा जाए तो जलोढ़ मृदा को दो भाग में बांटा जाता है, आयु के हिसाब से, है ना, उम्र के हिसाब से। ठीक है, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं और जो नया है उसको खादर कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बांगर और खादर में क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी आएंगे, दोनों में अंतर भी आएंगे। पहले आगे और देख लेते हैं जलोढ़ मृदा का। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी है। तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है ये जलोढ़ मृदा। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी समझते हैं, काली मृदा। तो रंग काला और इसका अन्य नाम है रेगर मृदा। ठीक है, इसका रंग काला होता है इसलिए काली मिट्टी कहते हैं, काली मृदा। और एक और नाम है इसका रेगर मृदा। ठीक है, रेगर मृदा याद रखिएगा। ये जो है टेटिनीफेरस मैग्नेटाइड, टेटिनीफेरस मैग्नेटाइड एवं जीवांश की उपस्थिति। तो इसमें ये टिटेनीफेरस मैग्नाइट और जीवांश की उपस्थिति होता है। माने ये एक तरह का क्या है, खनिज है ना, अयस्क है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है। ये कैसे, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता इसमें पाई जाती है। ठीक है, कपास की खेती सबसे बढ़िया इसमें होती है और ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है ना, पठारी क्षेत्र। लाल और पीली मृदा को देख लेते हैं। तो लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी होता है ना, लाल और का, जिसमें का लोहे का कण अधिक होता है। अम्लीय प्रकृति का मिट्टी होता है ये, और चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें चूना इस्तेमाल करके इसका उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बोले अम्लीय होता है ना। अब अम्लीय है तो फसल जल्द नहीं होगा, तो क्षारक मिलाकर के उसको उदासीन करते हैं। साइंस में पढ़ाएं, अम्लीय क्षारक मिलने से उदासीन हो जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो खासी के जैनतिया के पहाड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो खासी और जयंतिया के पहाड़ों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला लेटेराइट मिट्टी, तो उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है ये, और भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम, भारी वर्षा के कारण ये मिट्टी बनता है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश उन सब क्षेत्रों में होता है। एक मरुस्थलीय मिट्टी मृदा, ये लाल और भूरा रंग का होता है, बलुई है ना, रेतीली तथा लवणीय, रेत, बालू और लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की दर अधिक होती है। तो जलवाष्प बहुत ज़्यादा इसमें होता है क्योंकि तापमान वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम, यानी ह्यूमस और नमी बिल्कुल होता ही नहीं है ना। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया सिंचाई प्रबंधन कहीं से है तो उपजाऊ बनाया जा सकता है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है वहाँ खेती करने का। ठीक है, आगे देखेंगे पहाड़ी पद क्या होता है, पिडमाउंट जोन है ना, पिडमाउंट जोन या पहाड़ी पद क्या होता है इसको समझते हैं। तो किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने, पश्चिमी घाट का तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र को
पहाड़ी पद कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र को पहाड़ी पद अर्थात पहाड़ी पद किसको कहते हैं? पहाड़ी के तल पर जो क्षेत्र पाया जाता है उसको पहाड़ी पद कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला है उसके तल, उसके नीचे पर जो भी क्षेत्र है उसको पीड माउंटेन जोन या पहाड़ तट कहते हैं, जैसे पश्चिमी तट। दक्कन ट्रैप, तो प्रायद्वीप पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा होता है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्कन ट्रैप है ना। और एक वन मृदा देखते हैं, ये सब मृदा का ही प्रकार है ना, अभी तक मृदा के प्रकार में ही है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ये गठन में परिवर्तनीय, पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होता है, अधिक सिलक तथा ह्यूमस रहित, ह्यूमस नहीं होता है इसमें। अच्छा, खादर बांगर में तभी आया था, बोले थे अंतर बताएंगे, तो चलिए यहाँ पे खादर बांगर में अंतर देख लेते हैं। ये नवीन जलोढ़ मृदा है। खादर क्या है? नया वाला, और बांगर बोलते प्राचीन, मतलब बहुत पुराना मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। अधिक बारीक व रेतीली होती है खादर, और बांगल जो है कंकड़ एवं कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है, कंकड़ बन जाता है, ठीक है। खादर की बात करें तो ये बार बार नवीकरणीय इसका संभावना है, लेकिन बार बार नवीकरण नहीं हो सकता है जो बांगर है ना। खादर जो नया वाला है वो नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है, और ये जो है बांगर ये नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, ठीक है। मृदा अपरदन को आप समझते हैं, मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ये तो मालूम होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण, तो इसका मुख्य कारण है, ये तभी आया था लगता है, वनोन्मूलन, अति पशुचार, निर्माण, खनन पर, तभी भूमि प्रदूषण, भूमि उन्मूलन अपरदन आया था, ठीक है। तो भूमि अपरदन या मृदा अपरदन एक ही बतवा है, ठीक है। तो वही सब कारण है। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी और जल, कृषि के गलत तरीके जैसे जुताई के तरीके गलत तरीका, पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा के ले जाना, तो ये सब कारण है जिसके मिट्टी अपरदन हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है बाबा? तो समाधान है ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाना, जुताई भी सही ढंग से करना चाहिए। अंदाजे जुताई करने से भी पानी आएगा, बहा कर मिट्टी ले जाता है, ठीक है। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करनी चाहिए, सीढ़ीदार खेती, ताकि ना बहे। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टी उगाकर, फसलों की घास का पट्टी, बड़ा बड़ा जो खेत है उसको पट्टियों में बांटकर, कियारी बांट के, और बीच बीच में जो आर जिसको बोलते हैं मेड़, उसमें घास उस लगाकर, घास उगाकर, खेत के चारों तरफ पेड़ों की कतार को लगातार एक मेखला बनाना, चारों तरफ पेड़ लगाना चाहिए, वनोरोपण जिसको बोलते हैं, और अति पशुचारण को नियंत्रण करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो मृदा अपरदन कम होगा। अवलक निकाय, बहता हुआ जल मृतिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। तो बहता हुआ जल जो है मृदा को काटते हुए नली बना देता है, गहरी वाहिका नली टाइप का, उसको अवनलिका कहते हैं ना, ढोंढर कर देता है ना। उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि कहते हैं। खड्ड भूमि, चंबल बेसिन में जो भूमि है उसको खड्ड भूमि कहते हैं, चंबल बेसिन वाला भूमि। फिर पवन अपरदन कहते हैं, पवन द्वारा मृदा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला चैप्टर, खत्म कहानी पहला चैप्टर का। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करने का प्रयास करें। और ये मेरा पहला भूगोल का क्लास था, बिना देखे, कुछ नहीं देखे, तो बस अचानक आज लाइट नहीं है ना, इधर लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर वाला चल रहा है, लाइट नहीं है तो बोर्ड में नहीं पढ़ा सकते मैथ साइंस, इसलिए सोचे चलो भूगोल का कमेंट कर रहे थे तो आज भूगोल पढ़ा देते। तो नोट जुगाड़ की किसी तरह, और बस शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो कमेंट करिएगा कैसा समझ में आया। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो और भी क्लास लेंगे, पूरा ख़त्म ही करा देंगे सोच रहे हैं। और जैसा रिस्पॉन्स रहा तो अगले बार से क्लास लेंगे तो थोड़ा सा और हम और अच्छे से, थोड़ा सा एक बार हम एक आध बार पढ़ लेंगे, है ना। ये अचानक आ गए थे, भूगोल का किताब हम
मैट्रिक में पढ़े थे 10वां क्लास का, आज पढ़े आप लोगों को पढ़ाने समय, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, अच्छा लगा होगा, फिर भी उम्मीद है, क्या कि हमको भी बहुत अच्छा लगा। हमको लगा था कि पता नहीं कैसा है क्या है, लेकिन ठीक ही लगा। तो कुछ अगर हम एक आध बार और एक बार पहले पढ़ने से पहले एक बार देख लेंगे पढ़ाने से पहले, तो बहुत बढ़िया और बढ़िया से समझा सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिएगा कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर काहे को हम माथामारी कर रहे हैं, टीचर इधर उधर खोज रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है सही से, तो हम ही कर देंगे, है ना। हम ही पूरा समझा देंगे बढ़िया से, और क्वेश्चन आंसर MCQ सारा कुछ करा देंगे, क्योंकि हमको इस बार 95% चाहिए आप लोगों से, तो चाहिए हमको 95% लेकर आप लोग को कितना करवाना है, इतना लाने पर मजबूर करना है। तो खाली मैथ और साइंस पढ़ाने से तो नहीं होगा, हम दिन रात मेहनत करके सब सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, सब सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको भी करना है, आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना है। हम तो बस रास्ता बता रहे हैं, हम बस पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना तो आपका काम है। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करिए, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो हम आपसे ज़्यादा हमें खुशी होगी, क्योंकि ये पहला बैच है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पहला बैच रिकॉर्ड बन जाए, कि जितना भी रेगुलर क्लास करे कम से कम 100+ स्टूडेंट का 95% आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर के। इसी तरह इकोनॉमिक्स और ये जो का और होता है नागरिक शास्त्र, ये सब का भी क्लास एक देखेंगे, अच्छा लगेगा। या अगला आप देखिए, ये बढ़िया समझ में आया होगा तो भूगोल का ही बोलिएगा, तो भूगोल 4 चैप्टर और पढ़ना है टर्म 1 के लिए, मतलब 3 चैप्टर और, तो भूगोल ही पढ़ा देंगे अगर कहिएगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं, आपका कमेंट का इंतजार में, कि कैसा आपका जैसा कमेंट रहेगा उस हिसाब से अगला वीडियो लेकर आएंगे। बाकी साइंस मैथ्स चलते रहेगा बाबू, है ना, घबराना नहीं है। वो थोड़ा सा कभी कभी उसको तो स्पेशल बोर्ड में पढ़ाना पड़ता है, तो उसको लाइट वोट प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज लाइट नहीं, पता नहीं कहाँ हो गया, कहीं टूटा फूटा कि कहाँ हुआ। इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से ज़्यादा कनेक्शन नहीं, 2 ही बल्ब जलता है, और 2 बल्ब में वीडियो नहीं बन सकता है बोर्ड में, है ना, बहुत दिक्कत होता है। इस सामने से तो दिख ही नहीं रहे, तो बोर्ड में कहाँ से दिखे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।